नमस्कार, एपीएन सुपरफास्ट में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं किरण। जल्दी से नजर डाल लेते हैं अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। आज नोटबंदी का 50वां दिन है। कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल नोटबंदी के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ हमले कर रहे हैं। वहीं शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को महाराष्ट्र के धुले में आयोजित एक रैली में सवाल किया है कि पीएम की ओर से मांगी गई 50 दिन की अवधि अब खत्म हो रही है। ऐसे में अब जनता क्या करे? नोटबंदी के 50 दिन बाद देश की जनता को बैंकों में लंबी लाइन जैसी शुरुआती दिक्कतों से राहत तो मिलने लगी है, पर अब भी जरूरत भर नकदी जैसी कई आफतों से उन्हें दो चार होना पड़ रहा है। कालाधन, आतंकवाद और भ्रष्टाचार वो तीन मुख्य बिंदु थे जिन पर 8 नवंबर को रात 8 बजे अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि नोटबंदी इन पर कड़ा प्रहार करेगी। लेकिन आम जनता अभी भी परेशान है। 10 में से 8 एटीएम मशीनें में पैसे नहीं हैं और उनमें से कुछ खराब भी हैं, जबकि 2 एटीएम मशीनों में रोज पैसे नहीं आते। आज मोदी कैबिनेट की बैठक है और पुराने नोट पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। सरकार 500 और 1000 के पुराने नोटों को लाने ले जाने से जुड़ा हुआ अध्यादेश या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ला सकती है। संभव है कि ऐसा नियम बन सकता है जिसमें 30 दिसंबर के बाद आप 500 या 1000 का पुराना नोट वाला 10 से ज्यादा नोट नहीं रख पाएंगे। आज पटना में नोटबंदी को लेकर के लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी आरजेडी सड़क पर उतर करके विरोध प्रदर्शन करेगी। हालांकि इस विरोध प्रदर्शन की वजह से बिहार की सियासत में उबाल आ गया है। लालू के विरोध प्रदर्शन से बिहार में गठबंधन की सरकार की पार्टी जेडीयू और सीएम नीतीश कुमार ने खुद को अलग कर रखा है। इससे पहले भी जब तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी ने नोटबंदी के मसले पर पटना में प्रदर्शन किया था, तब लालू प्रसाद की पार्टी ने उनका साथ दिया। उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने ममता के साथ प्रदर्शन में हिस्सा लिया। अब खुद लालू प्रसाद और उनकी पार्टी पूरे प्रदेश में प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। सवाल है कि सरकार में सहयोगी राजद के नेता जब नोटबंदी के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे तब जदयू नेता और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या करेंगे? लालू प्रसाद का दावा था कि नीतीश उनके प्रदर्शन में शामिल होंगे, लेकिन फिलहाल इसकी संभावना नहीं है। नीतीश कुमार जनवरी पहले हफ्ते के बाद से ही नोटबंदी पर लिए गए अपने स्टैंड की समीक्षा करेंगे। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि यहाँ नोटबंदी पर अलग अलग राय की वजह से लालू और नीतीश के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है और दोनों में आजकल बातचीत तक नहीं होती। दिल्ली में चुनाव आयोग की आज अहम बैठक है। इसमें यूपी सहित कुल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों और कार्यक्रमों को लेकर के कोई बड़ा फैसला हो सकता है। आपको बता दें कि यूपी, उत्तराखंड सहित 5 राज्यों पंजाब, मणिपुर और गोवा में भी चुनाव होने हैं। खबरों के मुताबिक चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों का आयोजन एक साथ करेगा। यूपी में 7 चरणों में चुनाव होंगे और जबकि अन्य 4 राज्यों में एक ही चरण में चुनाव कराया जाएगा। भारतीय इतिहास की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस आज अपना 132वां स्थापना दिवस मना रही है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज पहली बार दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर आयोजित स्थापना दिवस के समारोह में पार्टी का झंडा फहराया। राहुल गांधी पार्टी नेताओं और सदस्यों को संबोधित भी कर रहे थे। इस मौके पर राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि नोटबंदी के बाद से देश की जनता त्राही त्राही कर रही है। राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर नोटबंदी में गरीबों की बलि लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस फैसले से देश की जनता को कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। लोग बैंकों में जमा अपने ही पैसे निकालने के लिए परेशान है और सरकार सिर्फ झूठे दावे कर रही है। डिमोनेटाइजेशन का जो यज्ञ है वो 50 परिवारों के लिए 1% सुपर रिच हिंदुस्तान के लिए किया जा रहा है और इस यज्ञ में हिंदुस्तान के गरीब लोगों की, किसानों की, मजदूरों की, मिडिल क्लास की, छोटे दुकानदार की बलि चढ़ाई जा रही है। आज मोदी जी की सरकार भारत के ताने बाने को तोड़ रही है। मोदी जी की पॉलिसीज लोगों के दिल में भयंकर डर पैदा कर रही हैं। मोदी जी इस दर्द और डर को घृणा में बदलने का काम कर रहे हैं। डिमोनेटाइजेशन
इसका एक उदाहरण है। सरकार का पैसा नहीं, जनता का पैसा है। किस बेसिस पे नरेंद्र मोदी जी ने हमारे लोगों के ऊपर एक लिमिट लगाई है, 24,000 रुपए की लिमिट? किस बेसिस पे लगाई है ये लिमिट? लक्ष्य है चुने हुए लोगों की सरकार चलाओ, गरीब लोगों से पैसा खींचो, चुने हुए लोगों को दो। उत्तर प्रदेश में कानपुर से 70 किलोमीटर दूर उरा इलाके में रेल हादसे में हड़कंप मच गया है। सियालदह अजमेर एक्सप्रेस के 15 डिब्बे पटरी से उतर गए। ये हादसा आज सुबह तकरीबन 5:30 बजे हुआ है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 65 लोगों के घायल होने की जानकारी है। घायलों में 10 की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे के बाद से दिल्ली हावड़ा रूट ठप हो गया है। ट्रेन की बोगियां डीरेल होकर के पटरी से दूर तक घिसटती चली गई। मौके पर पूरा प्रशासनिक अमला, पुलिस और रेलवे के लोग राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। रेलवे की तरफ से रिलीफ ट्रेन भी मौके पर पहुंच चुकी है। रेलवे ट्रैक को जल्द ठीक करने की कोशिश की जा रही है। रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग की टीम ट्रैक को ठीक करने में जुटी हुई है। जाहिर है कि हादसे की वजह से दिल्ली हावड़ा रूट ठप हो गया है और दर्जनों ट्रेनें जहां तहां खड़ी हैं। कई ट्रेनों के रूट बदले गए हैं, तो वहीं कानपुर दिल्ली शताब्दी और दिल्ली कानपुर शताब्दी एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया है। इधर घटना के मद्देनजर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री प्रोफेसर शिवकांत ओझा ने ट्रेन दुर्घटना में घायलों के उपचार के लिए कानपुर मंडल के सभी अस्पतालों के डॉक्टरों की छुट्टी रद्द कर दी है। देहात जिले में रूरा नाम का रेलवे स्टेशन है जहां ये हादसा हुआ है, आप देख रहे हैं। और अभी तक 24 लोगों के हताहत होने की सूचना है जो जिला अस्पताल में भर्ती हैं। इसके अलावा अन्य हताहतों को एम्बुलेंस द्वारा भेजा जा रहा है, तो हताहतों की संख्या बढ़ेगी। अभी तक किसी कैजुअल्टी की रिपोर्ट नहीं है। कैजुअल्टी की अगर कोई रिपोर्ट आती है तो वो भी हम आप लोगों को बताएंगे। लेकिन सौभाग्य से ये दुर्घटना पिछली दुर्घटना की तुलना में कम भयंकर है। वजह तो हम लोग नहीं बता सकते, हम बचाव के काम में लगे हुए हैं। लोगों के आने जाने के लिए बसें लगा दी गई हैं जो कानपुर और टुंडला की तरफ भेजी जा रही हैं। जिनको कानपुर की तरफ जाना है वो कानपुर जा सकते हैं, जिनको टुंडला की तरफ जाना है वो टुंडला जा सकते हैं। इसके अलावा चाय, पानी, बिस्किट जितना अभी हो सकता है इतना यात्रियों के लिए किया गया है। इसके अलावा जिला अस्पताल में भी हमने अपनी टीमें लगा दी हैं, जहां डॉक्टरों की टीमें हैं जो घायलों का इलाज कर रही हैं और वहां भी उनके लिए सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। 2987 सियालदह अजमेर एक्सप्रेस जो कानपुर से अजमेर की तरफ यात्रा पर थी, मतलब चल रही थी ट्रेन, उसका कानपुर इटावा के बीच एक रूरा स्टेशन है, वहाँ पर डिरेलमेंट हो गया है। उसके 13 स्लीपर कोच और 2 जनरल कोच, कुल 15 कोच डिरेल हुए हैं, लेकिन उसमें कोई कैजुअलिटी की सूचना नहीं है। घायल अभी तक जो सूचना मिली थी 5-6 लोगों के घायल होने की सूचना है और हमारी मेडिकल टीम कानपुर से रवाना हो चुकी है और वो रूरा पहुंच चुकी है, बल्कि सीनियर ऑफिसर्स की टीम पहुंच चुकी है। हमने स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स के लिए बसेस का अरेंज कर रहे हैं, उनके लिए दूसरी ट्रेन का अरेंज किया जाएगा उनको गंतव्य के पहुंचाने के लिए। इस समय कानपुर से नई दिल्ली का दोनों तरफ आने जाने का रूट इस एक्सीडेंट की वजह से बंद है। ये सियालदह अजमेर एक्सप्रेस जो अजमेर की तरफ जा रही थी उसका डिरेलमेंट हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। डिरेलमेंट काफ़ी रेल हादसे पर यूपी सपा अध्यक्ष शिवपाल यादव ने भी दुख जाहिर किया है और अपने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे दुर्घटना स्थल पर जाकर के राहत और बचाव कार्य में मदद करें। ये बड़ी दुखद घटना है और इसमें सबसे पहले तो हमारा विचार है कि सभी राजनीति छोड़ करके उनकी मदद, जितने भी यात्री घायल हैं उनकी मदद होना चाहिए। हमारी सरकार भी पूरी तरह से जितने भी लोग घायल हैं और उनके फ्री इलाज से लेकर के तुरंत मौके पर जाकर के सभी अधिकारी मदद करें। इस पर सरकार को, केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए और जहां पर भी लापरवाही हो रही है वहां पर भी जांच करा करके उन अधिकारी कर्मचारियों को दंडित करना चाहिए। एक बड़े फैसले के तहत मंगलवार को सुरेश कलमाड़ी को भारतीय ओलंपिक संघ का आजीवन संरक्षक बनाया गया है। वहीं अभय चौटाला को भी
संघ का अध्यक्ष नामित किया गया। चेन्नई में भारतीय ओलंपिक संघ की मंगलवार को हुई वार्षिक आम बैठक में आम राय से ये फैसला लिया गया है और सूत्रों के मुताबिक संयुक्त सचिव राकेश गुप्ता ने उनकी नियुक्ति का प्रस्ताव पेश किया था और बैठक में 150 लोगों की सहमति से ये फैसला लिया गया। भारतीय ओलंपिक संघ की वेबसाइट के मुताबिक कलमारी और चौटाला से पहले केवल विजय कुमार मल्होत्रा को ही IOA का आजीवन अध्यक्ष बनाया जाना था। वहीं खेल मंत्री विजय गोयल ने कहा है कि ये गंभीर मामला है, मैं इस मामले को देखूंगा, ये स्वीकार करने के लायक है क्योंकि वे दोनों भ्रष्टाचार के आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने IOA से इस बाबत विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और साथ ही रिपोर्ट मिलने के बाद ही पूरे मामले की समीक्षा की जाएगी और जरूरी कार्रवाई करने की बात कही है। केंद्र सरकार ने गैर सरकारी संगठनों यानी कि NGO पर कड़ी कार्रवाई की है। केंद्र सरकार ने 20,000 NGO के FCRA लाइसेंस रद्द कर दिए हैं और गृह मंत्रालय ने FCRA लाइसेंस की रिव्यू मीटिंग बुलाई थी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में 20,000 NGO के FCRA लाइसेंस रद्द करने का फैसला लिया गया है। सरकार की इस कार्रवाई के बाद अब सिर्फ 13,000 NGO कानूनी रूप से मान्य हैं। सरकार की ओर से कहा गया है कि गृह मंत्रालय पूरे सिस्टम को अधिक पारदर्शी बनाना चाहता है। पहले ही गृह मंत्रालय पर इस मसले को लेकर के भेदभाव के आरोप लग चुके हैं। तीस्ता सीतलवाड़ की सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस और जाकिर नायक की इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के मामले में मंत्रालय की किरकिरी हो चुकी है। ऐसे में इस कदम से विवादों में घिरे गृह मंत्रालय द्वारा अपनी साख बचाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के चर्चित चिट फंड घोटाला मामले में तृणमूल कांग्रेस के 2 सांसदों सुदीप बंदोपाध्याय और तापस पॉल को तलब किया है। दोनों नेताओं को 30 दिसंबर को सीबीआई कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है। नोएडा की 24 गांव पेटीएम के साथ कैशलेस बनेंगे। कंपनी ने प्रत्येक गांव में काफी संख्या में व्यापारियों को जोड़ा है, जिससे वहां के निवासियों को डिजिटल जीवन शैली अपनाने में मदद मिलेगी। बिहार के बाद अब महाराष्ट्र में भी शराबबंदी लागू हो सकती है। महाराष्ट्र सरकार सड़क हादसों को देखते हुए ये फैसला ले सकती है। बता दें आपको, पिछले साल राज्य में सड़क हादसों में 13,212 लोगों की मौत हुई थी। सीएम अखिलेश आज महोबा और झांसी जिले के भ्रमण पर रहेंगे। महोबा में सीएम अखिलेश यादव 5 सोलर प्लांट्स का उद्घाटन करेंगे और इसकी क्षमता 105 मेगावाट की है। इसी कार्यक्रम में वो झांसी जिले के धमनौड़ तहसील में स्थापित होने वाले 20 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट का शिलान्यास भी करेंगे। जनपद झांसी के भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इस मौके पर वे मेधावी छात्र छात्राओं को लैपटॉप बांटने के अलावा विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं, समाजवादी पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, लड़कियों की शादी के लिए अनुदान योजना के लाभार्थियों को सरकारी मदद भी देंगे। नोटबंदी के 50वें दिन आज बाराबंकी में कांग्रेस की जन आक्रोश रैली है। इसमें यूपी में पार्टी की सीएम कैंडिडेट शीला दीक्षित, पार्टी प्रभारी गुलाम नबी आजाद और वरिष्ठ नेता PL पुनिया हिस्सा लेंगे। उम्मीद है कि कांग्रेस नेता नोटबंदी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मोदी सरकार पर वार करेंगे, क्योंकि नोटबंदी के अभी भी हालात सामान्य नहीं हो सके हैं। समाजवादी पार्टी में विधानसभा चुनाव के लिए टिकट बंटवारे को लेकर के पैदा हुई आंतरिक कलह पर यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इशारों में कह दिया है कि मौजूदा हालात में उनकी बात सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव से नहीं सुनते हैं, लेकिन टिकट बांटने में सही निर्णय लिए हैं। सीएम ने कहा है कि टिकट का फैसला वे जनता पर छोड़ते हैं। अपने संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर पहुंचे भाजपा सांसद वरुण गांधी ने सड़कों के लोकार्पण, वाटर वेंडिंग मशीन का शुभारंभ और मंडी के गोदाम का उद्घाटन किया है और अपने 3 कार्यक्रमों को महज 2.5 से 3 मिनट के भाषण में ही निपटा दिया, जिसमें उन्होंने ना तो नोटबंदी का मुद्दा उठाया और न ही सरकार की नीतियों पर कुछ कहा।
लालगंज तहसील में अधिवक्ताओं और तहसीलदार ठाकुर प्रसाद के बीच मारपीट के बाद तहसीलदार की तहरीर पर 4 नामजद और 25 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तो वही अधिवक्ता राव वीरेंद्र सिंह की गिरफ्तारी से जिले के अधिवक्ताओं में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है, जिसके बाद जुलूस भी निकाला गया और डीएम कार्यालय के सामने जूनियर बार एसोसिएशन के लोगों ने धरने प्रदर्शन किया है। आक्रोशित अधिवक्ताओं ने तहसीलदार पर मुकदमा दर्ज कर निलंबन की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद की फायर ब्रांड नेता साध्वी प्राची ने यूपी के मुजफ्फरनगर में मीडिया से बातचीत की है। उन्होंने नोटबंदी के बाद परेशान किसानों की समस्याओं को लेकर के पीएम मोदी से अपील की है। उन्होंने कहा कि पीएम गरीब किसानों के खाते में 10 लाख रुपए डलवाए ताकि किसान परेशान न हो। काला धन ये दूसरों के खातों में जो ट्रांसफर हो रहा है, मोदी जी एक आप निर्णय ले लीजिए कि किसान जो परेशान है, हताश है, निराश है और आत्महत्या कर रहे हैं, उनके खातों में 10-10, 20-20 लाख रुपए डाल दिए जाए तो किसान की स्थिति सुधर सकती है। विश्व हिंदू परिषद की फायर ब्रांड नेता साध्वी प्राची ने फिर से एक साथ कई नेताओं को कटघरे में खड़ा करते हुए उन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने मायावती पर निशाना साधा। साध्वी ने कहा कि नोटों की माला पहनने वाली आज नोटबंदी से परेशान है, यही वजह है कि इस बार अपना जन्मदिन नहीं मना सकी। देखिए, मायावती दलितों की बेटी नहीं है, दलित की बेटी नहीं है, ये तो दौलत की बेटी है जो करोड़ों करोड़ों के हार पहन करके अपना जन्मदिन मनाती थी। अब की बार जन्मदिन क्यों नहीं मनाया? नोटबंदी के बाद मायावती के भाई के अकाउंट में 104 करोड़ रुपया कहां से आ गया? और मायावती ने तो तहखाने सजा के रखे हुए थे, इसलिए मायावती परेशान है नोटबंदी से। देवरिया जिले के जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ वित्त विहीन गुट के कार्यकर्ताओं ने संघ के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन धरना किया है और बताया जा रहा है कि पूरे प्रदेश के हर जिले में एक साथ शिक्षक धरने पर बैठे हैं। वहीं जिला विद्यालय निरीक्षक दोबारा सूबे की सरकार की तरफ से दिए गए मानदेय राशि को आज तक शिक्षकों के खाते में मानदेय नहीं भेजा गया है, जिसकी वजह से शिक्षक धरने पर बैठ गए हैं। जिलाध्यक्ष मुमताज अली ने कहा है कि प्रदेश की सपा सरकार के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि अगर हमारी सरकार बनी तो वित्त विहीन शिक्षकों को रोजी रोटी के लिए सम्मानजनक मानदेय दिया जाएगा। काफी लंबे संघर्ष के बाद सरकार ने अंतिम बजट में 200 करोड़ रुपए दिया था, उसमें से 250 करोड़ रुपए जनपद देवरिया में लगभग 2 महीने से पड़ा हुआ है और साथ ही कई स्कूलों ने अपने शिक्षकों का वितरण अभी तक नहीं किया है, जो चिंतनीय है। फिरोजाबाद जिले में हॉरर किलिंग का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। हॉरर किलिंग की इस वारदात को अंजाम देने के लिए युवक के पिता शिवनाथ ने युवती के पिता को तमंचा दिया और योजना के मुताबिक ही प्रेमी युगल को घर से दूर खेत में ले जाकर के जमकर के पीटा है। कानपुर में बड़े ट्रैवल्स व्यापारी पर सेल्स टैक्स कर्मचारी पर मारपीट कर कामकाज में बाधा डालने का आरोप लगा है। शताब्दी ट्रैवल्स के 2 कंटेनर जिसमें फर्जी बिल और कागजात के ड्राई फ्रूट्स दिल्ली से आ रहे थे, चेकिंग के दौरान रोक लिए गए, लेकिन शताब्दी ट्रैवल्स के मालिक ने दोनों कंटेनरों को रोक लिया और उनमें बैठे कांस्टेबल को लाइसेंसी पिस्टल लगा करके धमकाया और अपने कंटेनर लेकर फरार हो गए। मुजफ्फरनगर पहुंचे पर्यटन मंत्री महेश शर्मा ने शुक्रताल में 5 करोड़ और ऐतिहासिक सौरम चौपाल और सांस्कृतिक धरोहर के रखरखाव के लिए 2 करोड़ से ज्यादा का शिलान्यास किया है। महेश शर्मा के साथ जल संसाधन मंत्री भारत सरकार संजीव बालियान भी मौजूद रहे हैं। इस बीच महेश शर्मा नोटबंदी को लेकर के परेशान मायावती पर जमकर बरसे। कुशीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव में खुले में शौच करने के चलन के खिलाफ मुहिम छेड़ी गई है। जिले के 122 ग्राम सभाओं में खुले में शौच करने का चलन पूरी तरह से खत्म हो गया है। इस अवसर पर जिला मुख्यालय स्थित जिला स्टेडियम में खेलकूद का आयोजन किया गया, जिसमें 6 विकासखंडों कसाया, तमकुही, हाटा, नेबुआ, नौंगरिया और पडरौना और दोदही की टीमों ने भाग लिया।
मेरठ में थाना गंगानगर के कसेरू बक्सर में बाइक सवार 4 बदमाशों ने एक व्यापारी की दुकान में लूट की घटना को अंजाम दिया है। लूट की ये सारी वारदात व्यापारी की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दरअसल मंगलवार की रात लगभग 8 बजे शिवम ट्रेडर्स नाम की पैंट्स की दुकान में 4 नकाबपोश बदमाशों ने लूटपाट की। आज रानी मुखर्जी सुर्खियों में है। वजह कुछ और नहीं बल्कि उनकी एयरपोर्ट पर मिली एक झलक है। वैसे तो रानी कभी भी पब्लिकली नजर नहीं आती हैं। शादी के बाद भी उनकी झलक पाने के लिए काफी समय तक इंतजार करना पड़ा था। जिसके बाद रानी कल मुंबई एयरपोर्ट पर पैपराजी को पोज देती दिखी हैं तो सुर्खियां क्यों नहीं बनती। रानी मुखर्जी ब्लैक और व्हाइट ड्रेस में काफी खूबसूरत लग रही थी। उनके इस लुक की काफी चर्चा भी हो रही है। और इसी के साथ एपीएन सुपरफास्ट में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक ले। ब्रेक के बाद भी एपीएन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।